जी, तो आप आगे जो हमारा जो पॉइंट है वो ही एकदम सिंपल पॉइंट है, इसलिए मैं सिंपल बताना चाह रहा हूँ इसको। जय विकास। आपके जो पॉइंट का नाम है उसका नाम है जैव विकास। ठीक है, तो जय विकास क्या है समझिएगा। तो सबसे पहले ये है कि जीव से नए लक्षण वाले जीवों के विकसित होने की प्रक्रिया को विकास या जैव विकास कहते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि एक जो जीव है, पुराने जो जीव है, उस जीव से जो नए लक्षण हैं या नए लक्षण वाले जो जीव होते हैं वो विकसित होते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि पेरेंट्स से बच्चे पैदा होते हैं। सीधी बात यह है कि जीवों से जो पुराने जीव होते हैं ना, तो आप लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि जीवों से नए लक्षणों वाले जीवों के विकसित होने की प्रक्रिया को विकास या जैव विकास कहते हैं, है ना। लेकिन परिभाषिक दृष्टि से देखा जाए तो, है ना, तो परिभाषिक दृष्टि से क्या होता है कि विकास या जैव विकास वह क्रिया है, विकास या जैव विकास वह क्रिया है जिसके अंतर्गत वातावरण या उसमें होने वाले परिवर्तन के अनुसार, है ना, वातावरण के अनुसार या वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार रूपांतरण के साथ, रूपांतरण मतलब रूपांतरित होती है, बदलती है ना। तो रूपांतरण के साथ अवतरण के कारण, अवतरण मतलब क्या होता है कि जो नए लक्षण, देखिए रूपांतरण मतलब बदलना होता है। जैसे कि रूपांतरण और अवतरण में क्या फ़र्क जो बता देता हूँ आपको कि रूपांतरण जैसे कि ये छोटा था और ये अविकसित था और विकसित हो गया, तो ये रूपांतरित हो गया, इसे बोलेंगे, ठीक है। और अवतरण का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये एक जीव है, इनमें से कोई उसी तरह के जीव ना बनकर उससे अलग प्रकार का जीव बन गया, ठीक है, तो उसका अवतरण बोलेंगे उसको, ठीक है। तो परिभाषिक दृष्टि से विकास या जैव विकास वहाँ प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वातावरण या उसमें होने वाले परिवर्तन के अनुसार रूपांतरण के साथ अवतरण के कारण, रूपांतरण भी क्रिया होगी और अवतरण भी क्रिया होगी। तो रूपांतरण के साथ साथ अवतरण के कारण सरल जीवों से लंबे समय में धीरे धीरे जटिल जीवों का निर्माण होता है। तो सीधी बात यह है कि जो एकदम सिंपल जीव होते हैं, हाँ, सरल जीव हैं, उन्हीं सरल, सीधी बात देखें कि मान लिया एक छोटा सा जीव है, वो अगर विकसित हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो लक्षण है वही बढ़ेंगी, मतलब थोड़ी थोड़ी जटिल होती जाएगी। और वो बढ़ रहा है तो उसका लक्षण फिर बढ़ेगा, मतलब और जटिल होते होते जाएगा। मतलब जो सरल जीव होते हैं उसी सरल जीव से धीरे धीरे ना, धीरे धीरे समय लंबे लंबे समय में धीरे धीरे जटिल जीवों का निर्माण होता है। तो इसको एक बार और देख लीजिएगा कि परिभाषिक दृष्टि से विकास या जैव विकास वह क्रिया है जिसके अंतर्गत वातावरण या उसमें होने वाले परिवर्तन के अनुसार रूपांतरण के साथ अवतरण के कारण सरल जीवों से लंबे समय में धीरे धीरे जटिल जीवों का निर्माण होता है। मतलब जैव विकास का मेन पॉइंट ये है कि जो पूर्वज होते हैं, जो क्या होते हैं, पूर्वज होते हैं, उसी पूर्वज से जो नए जीव का निर्माण होता है ना, वो धीरे धीरे होती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जैव विकास का मुख्य अर्थ ये है कि नए जंतुओं का जो विकास है एक समान पूर्वजों से क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप हुई है, ठीक है। क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप मतलब जो पूर्वज थे उन्हीं में थोड़ा थोड़ा मात्रा में क्या होने लगी, परिवर्तन होने लगी और नए जीव विकसित होने लगे, ठीक। यही जैव विकास है, जीवों में विकास, है ना। अब जैव विकास के अंतर्गत ना, जैव विकास समान पूर्वज से हुई है। मतलब हम लोग बता रहे हैं कि जैव विकास कहाँ से हुई है, समान पूर्वज से हुई है, एक समान पूर्वज से हुई है, समान पूर्वजों से हुई है, ये हम लोग बता चुके हैं। ये परिभाषा देना, परिभाषा के बाद अब क्या करना है अपने को, छोटा सा पॉइंट देना है कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित लिपिबद्ध किए गए हैं, है ना। जैव विकास के अंतर्गत निम्नलिखित या जैव विकास लिपिबद्ध है। पहला देखिए, तो पहला पॉइंट ये है जैव विकास के अंतर्गत ना, क्योंकि विकास धीरे धीरे हुई है ऐसे बताया जा रहा है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। बच्चा भी जानता है सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। तो जैव विकास के अंतर्गत यही बताया गया कि सभी जीव किसका बना होता है, कोशिका का बना होता है।
सभी कोशिकाओं के कोशिकांग, एक कोशिका है, कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो सब कोशिकांग कहलाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, जितने भी है वो सब क्या है, कोशिकांग है। तो सभी कोशिकाओं के कोशिकांग जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी आदि संरचनात्मक या क्रियात्मक दृष्टि से समान होते हैं। मतलब एक कोशिका में जो राइबोसोम जैसा रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा रहेगा, गोल्गी जैसा रहेगा, उसी तरह से दूसरे कोशिका में भी रहेगा। इसी को बोला गया है सभी कोशिकाओं के कोशिकांग राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दृष्टि से समान होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट में जाएं तो क्या होता है कि उच्च श्रेणी के जीवों में कोशिकाएं मिलकर, उच्च श्रेणी में कौन आता है, हम सब आते हैं, मैं भी आता हूं भाई। तो उच्च श्रेणी के जीवों में कोशिकाएं मिलकर, उच्च श्रेणी मतलब कौन है भाई, मनुष्य श्रेणी है ना, जो अच्छे से कार्य कर सके। उच्च सवाल भी होते हैं लेकिन सवाल के बारे में नहीं पढ़ेंगे अभी। तो उच्च श्रेणी के जीवों में कोशिकाएं हैं वो मिलकर, एक कोशिका मिल जाती है तब बन जाता है ऊतक, ऊतक मिलकर बन जाता है ऊतक तंत्र, तथा ऊतक तंत्र आपस में मिलकर समन्वित होकर अंग बनाता है, और अंग आपस में समन्वित होकर अंग तंत्र बनाता है, मतलब जैविक शरीर का निर्माण करते हैं, ये बोला जा रहा है ना। तो उच्च श्रेणी के जीवों में कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाता है, और ऊतक तंत्र आपस में समन्वित होकर अंग तथा अंग आपस में समन्वित होकर जैविक शरीर का निर्माण करते हैं। इसको आप सिंपल भाषा में लिखना ना, इतना जटिल भाषा की जरूरत नहीं है। कि उच्च श्रेणी के जीवें की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाती है, तथा ऊतक तंत्र आपस में मिलकर अंग बनाती है, और अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करती है। खत्म, बड़ी लंबी चौड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 4 नंबर के पॉइंट में। ये पॉइंट क्या बोला, ये जैव विकास पढ़ रहे हैं ना हम लोग, जैव विकास के अंतर्गत हैं। सभी जीवों के जैविक लक्षण जैसे कि श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ये जैविक लक्षण है। गति, चलन की प्रक्रिया आधारभूत रूप से समान होती है। मतलब जितने भी जो हमारे एक ही जाति के जीव होते हैं, एक ही जाति में तो समानता होती है। जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य के जो श्वसन, पोषण, उत्सर्जन सभी सेम रहते हैं। तो सभी जीव के, लेकिन यहाँ पर सभी जीव के बोल रहे हैं ना, तो एक्चुअली मैं ये बता दूं कि सभी जीव के लक्षण के आधार पर श्वसन है, मतलब पौधे और मनुष्य में तुलना की जाए तो यहाँ दिक्कत हो सकती है। कैसे कि क्योंकि पौधे है वो CO2 ग्रहण करती है, और मनुष्य है वो O2 ग्रहण करती है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पर उस तरह से नहीं, इसमें एक जाति को बताया जा रहा है ना। तो श्वसन में कहा जाए तो पूर्णतः प्रकाशन की क्रिया पौधे में होती है, लेकिन मनुष्य में तो प्रकाशन की क्रिया नहीं होती ना। तो ये इस तरह से नहीं बोला जा रहा है, ये इस तरह से बोला जा रहा है कि जितने भी जो जीव होते हैं, जैसे कि जो जिसमें श्वसन की क्रिया होती है, मनुष्य है जो कि O2 ग्रहण करते हैं, उसको एक तरफ ले लेंगे तो उसमें जो श्वसन की क्रिया होती है समान होती है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, उसमें जो पोषण होती है वो समान होती है, उसमें उत्सर्जन समान होती है, उसमें गति समान होती है। ठीक है, ऐसे तुलना किया जा रहा है ना। चलन की आधारभूत प्रक्रिया समान, आधारभूत रूप से क्या होती है, समान होती है। ठीक, 5वां, सभी जीव वातावरण से ऊर्जा एवं पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ये तो अब सब जानते हैं, हम लोग वातावरण से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जिसे O2 मिलता है, या भोजन से भी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। सभी जीव वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करते हैं तथा स्वयं के जीवन के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा एवं पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग क्या लिखना है कि सभी जीव वातावरण से ऊर्जा और पदार्थ को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। खत्म। 6वां में चलते हैं हम लोग, एकदम सिंपल टॉपिक है ना, ज़्यादा रटना नहीं है। सभी जीव गुणन एवं प्रजनन करते हैं, ये तो आप जानते हैं, इतना बस लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अतः सभी जीवों में DNA तथा RNA होता है, ये अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। इतना नहीं, सभी जीवों के अनुवांशिक कोडान भी एक जैसे होते हैं तथा समान अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। मतलब ये है कि प्रत्येक जो जीव होते हैं उसमें गुणन की क्रिया होती है, प्रजनन की क्रिया समान होती बोला जाता है ना। और सभी जीवों में जो DNA और RNA होता है, ये तो हम लोग भी जानते हैं, इतना तक लिख सकते हो आप। ये अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। सीधी बात है, सभी जीवों में गुणन एवं प्रजनन करते हैं, सभी जीवों में DNA और RNA होता है, और ये अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। कौन? DNA और RNA। इतना ही नहीं, सभी जीवों के अनुवांशिक कोड भी एक जैसे होते हैं तथा समान अमीनो अम्लों को कोडित करते हैं। जैसे कि मैंने अनुवांशिक कोडान के बारे में आपको बहुत सारा बताया था पिछले अध्याय में। जैसे कि AUG एक कोडान है, ये किसको कोडित करता है? मिथ्योनिन को कोडित करता है। तो जितने भी जीव होते हैं उसमें जो माया AUG है ना, एग्जाम्पल के लिए, तो वो मिथ्योनिन को ही कोडित करेगा। ठीक है, ओके, चलते 7वां में। सभी जीवों का लैंगिक प्रजनन अपनी प्रक्रिया में मूलभूत समानता प्रदर्शित करता है। मतलब लैंगिक प्रजनन क्या होता है? 2 जीव भाग लेते हैं, जैसे कि मनुष्य में जो पेरेंट्स है वो नर या मादा भाग लेती है, तो दूसरे जीव होते हैं उसमें भी नर और मादा ही भाग लेंगे। जहाँ यहाँ पर पेड़ को भी कह सकते हैं, तो उसमें भी नर और मादा भाग लेंगे, तभी यहाँ पर क्या होगी। लेकिन एक क्रिया है कि अगर वहाँ अलैंगिक प्रजनन हो गया तो उस समय
दो जीव भाग नहीं ले पाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पर लैंगिक प्रजनन बोला जा रहा है ना। तो सभी जीवों का लैंगिक प्रजनन अपनी प्रक्रिया में मूलभूत समानता प्रदर्शित करता है जीवों में लगभग लगभग, ठीक है। और इसमें दो विपरीत युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनते हैं, जो कि विकसित होकर भ्रूण तथा भ्रूण विकसित होकर अभिवृद्धि पश्चात जीव अर्थात शरीर का निर्माण करता है। सीधी बात यह है भाई। तो जानते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है जो जीवों में। तो पहला बनता है आपका, देखिए यहाँ पर युग्मक होता है, युग्मक मतलब गैमिट्स, गैमिट्स, ठीक है। युग्मक, युग्मक सलित होती है तो युग्मनज बनती है, युग्मनज। और युग्मनज और युग्मक में फर्क है, मैं बता चुका हूँ। युग्मक, युग्मक जो गैमिट्स उसको युग्मक कहते हैं, और युग्मक जब सलित होती है तब युग्मनज बनता है। युग्मनज बनाता है भ्रूण, और भ्रूण बनाता है एक नया जीव। तो वही को बोला जा रहा है कि सभी जीवों का लैंगिक प्रजनन अपनी प्रक्रिया में मूलभूत समानता प्रदर्शित करता है। सभी, यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखना कि सभी जीवों का लैंगिक प्रजनन है वो मूलभूत रूप से समान होता है। इसमें दो युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाती है, भ्रूण विकसित होकर जीव का निर्माण करता है। खत्म, ठीक है। 8 हम चले तो ज़्यादा मत लिखना, 8 ही तक लिखना, है ना। सभी जीवों में श्वसन तथा प्रोटीन संश्लेषण के विभिन्न चरण एक जैसे होते हैं। तो जैसे कि श्वसन की जो क्रिया होती है ना, आक्सीजन और अनाक्सीजन होता है, आप तो जानती है ना। तथा विभिन्न उपापचयी क्रियाओं की प्रक्रिया भी एक जैसे ही होते हैं। प्रक्रिया मतलब क्या होता है, एंजाइम। जितने भी उपापचयी क्रिया हैं, उपापचयी क्रिया कौन है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उपापचयी क्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, उपचय और अपचय, ठीक है। तो उपापचयी क्रिया में जो कौन यूज होता है, एंजाइम यूज होता है, प्रक्रिया यूज होता है, वो सब भी एक जैसे ही होते हैं सभी चीज़ों में से बोला जा रहा है ना, ठीक है। 8 क्लियर कर लीजिएगा और ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, और बाकी सब तो आप नहीं समझ आए तो आप और कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आजकल मैं कनेक्ट नहीं होता हूँ ज़्यादा ठीक है, तो आप देख लीजिएगा।